आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, यूपीएससी की तैयारी करने वाले, प्री और मेन दोनों की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए भारतीय इतिहास जो हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं, इंडियन हिस्ट्री के लिए उनका यानी पहला लेक्चर जो है वो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसमें आप ये देखेंगे कि हमें हिस्ट्री से किस प्रकार के प्रश्न जो है वो प्राचीन हिस्ट्री से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसमें वो भी हम देखेंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी प्री की तैयारी कर रहे हैं, अभी जो प्री की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेन का लक्ष्य लेकर के आपको तैयारी करनी है। यानी प्री और मेन है वो दोनों एक तरह से तैयार हो। जैसे मान लो आप इंडियन हिस्ट्री की तैयारी करेंगे, तो इंडियन हिस्ट्री की तैयारी करेंगे तो आपके जीएस के जो पेपर होंगे उनमें बहुत अच्छी मदद मिलेगी इनसे। इसलिए आपको पूरा यानी कंप्लीटली अच्छी तरह से तैयारी करनी है। शॉर्टली आपको यानी कौन कौन सी चीजें जो है वो परीक्षा में आनी चाहिए, कौन सी चीजें आपको छोड़नी चाहिए, किन किन चीजों को याद करना चाहिए, वो सारा मैटर है वो इसमें मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा कि आप किस प्रकार एक अच्छे यानी यूं कह सकते हैं कि अच्छा एस्पिरेंट के रूप में आ सकते हैं, एक अच्छे यानी कह सकते हैं कि कंपटीटर के रूप में आ सकते हैं। क्योंकि आज कंपटीशन का जमाना है, इस कंपटीशन में आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी होती है। इसलिए प्री और मेन दोनों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहला हमारा टारगेट यही रहता है कि हमारी प्री एग्जाम है वो पूरी कंप्लीट हो जाए, प्री एग्जाम निकल जाए। लेकिन इसके साथ साथ हमें मेन को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मेन के लिए भी हमें मेहनत करनी चाहिए। तो ये साथ साथ दोनों चल रहे हैं। तो हिस्ट्री का देखिए पहला लेक्चर, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, यानी प्रागैतिहासिक काल की जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या है कि अन्य जो वैकेंसीज है उनकी तैयारी भी आपके यहाँ करवाई जाती है, प्री और मेन दोनों के लिए। इसके अलावा जो राज्य लोक सेवा आयोग है, जैसे आरएस है या अन्य जो भर्तियां हैं, उनके लिए भी यहाँ से आपके तैयारी के लिए पूरा मैटर मिलेगा। अन्य जो सभी भर्तियां उनमें जैसे जनरल स्टडी और हिंदी की अच्छी तैयारी, और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस से आपको गाइड अवश्य मिलेगा। और यहाँ से अच्छे आपको मॉडल पेपर मटेरियल भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। और आइए देखते हैं आज का लेसन। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं या प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास से पहले का जो काल है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तो प्रागैतिहासिक काल में जो है हमें जानकारी कैसे हुई, उनके स्रोत क्या है, हमारे लिए सोर्स क्या है, सबसे बड़ी बात यह है। तो इतिहास हमारी, जैसे इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे। इतिहास जो है वो हमारे समाज की दिशा और दशा का निर्धारण करता है और भविष्य को सुरक्षित बनाने का प्रयास भी करता है। क्योंकि इतिहास में ही हम प्राचीन काल में जितनी भी हमारे जो प्राकृतिक प्रकोप ले लीजिए या किसी भी प्रकार की जो विषमताएं मानव पर जो भी संकट आए हैं, तो उन सभी का अध्ययन हम इतिहास से करते हैं। और उनका अध्ययन करके हम क्या है कि अपने भविष्य के लिए सतर्क हो जाते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास है वो मानव सभ्यता के उस समय का इतिहास है जब वह अपने निर्माण की अवस्था में था। प्राचीन भारत का जो इतिहास है, मानव सभ्यता जब अर्थात मानव जब बना था, यानी मानव जब है विकास की राह पर था, तो उस समय के इतिहास को प्राचीन इतिहास में शामिल किया जाता है। और वैसे इतिहास की यदि हम परिभाषा देखें तो इतिहास उन बातों का वृतांत होता है जो भूतकाल में घटित हुई घटनाओं को, महत्वपूर्ण तथ्यों को चुन करके और अतीत का पुनर्निर्माण करता है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। भूतकाल में कोई घटना घटित हुई है, उनको चुन लिया जाता है, फिर पुनर्निर्माण किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या है, देखिए। अब जैसे मान लो इतिहास से कोई भी चीज जो हम जानेंगे तो उसको जानने के स्रोत क्या है। स्रोत को तो दो श्रेणी में विभाजित करते हैं। कौन कौन? एक तो पुरातत्व और एक साहित्यिक सामग्री। पुरातत्व सामग्री के आधार पर भी और साहित्यिक सामग्री, इसके आधार पर भी हम है वो हमारे इतिहास को जान सकते हैं। अब जो ये जैसे पुरातत्व विभाग है, इसको हम सबसे पहले लेते हैं। पुरातत्व विभाग में कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे अभिलेख है, सिक्के हैं, स्तंभलेख हैं, ये सारे हैं वो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आते हैं, पुरातत्व श्रेणी में आते हैं। तो इनको देखते हैं कि पुरातत्व में हमें क्या क्या चीजें मिलती है। अभिलेख देखिए, सबसे पहले जो है अगर मान लो अभिलेख की बात करें तो अभिलेख का जो अध्ययन है उसको एपिग्राफी कहते हैं। यह ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसको एपिग्राफी कहते हैं। और प्राचीन भारत के अधिकांश जो अभिलेख है वो पत्थर की शिलाओं पर, स्तंभों पर, दीवारों पर और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण है। प्राचीन भारत के जितने भी अभिलेख है, या तो कोई पत्थर की शिला है, या पत्थर का कोई स्तंभ है, या कोई दीवार है, या कोई कोई मूर्ति है, उन मूर्ति पर वो
उत्कीर्ण है और वो अभिलेख है, उस अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न बहुत कुछ आ सकता है। जैसे अभिलेखों में सबसे जो पुराना अभिलेख है वो बोगसकोई का अभिलेख है, जो कि इसमें जो से वैदिक देवता है, मित्र है, वरुण है, इंद्र है, नासत्य है, उनके नाम मिलते हैं। सबसे जो प्राचीन लेख है, अभिलेख है, वो है मध्य एशिया का बोगसकोई अभिलेख, प्राचीन। और इसमें ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने की भी मदद मिलती है। अगर मान लो प्रश्न आ जाता है कि ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने के लिए कौन से अभिलेख का सहारा लिया जा सकता है, तो वो है बोगसकोई का, यानी बोगसकोई अभिलेख, मध्य एशिया का बोगसकोई अभिलेख है, वो है सबसे पुराना अभिलेख यही है। उसके बाद यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास पर देखें तो अशोक के अभिलेख देखे जा सकते हैं, क्योंकि अशोक के काल में सबसे ज्यादा अभिलेख लिखे गए थे। तो भारत में सबसे जो प्राचीन अशोक के अभिलेख हैं वो है 300 ईस्वी पूर्व के लगभग है। 300 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व का अर्थ है यानी अभी जो यानी 2022, यानी लगभग आज से 2300 वर्ष पहले, 2300 वर्ष पहले जो है वो अभिलेख मिलते हैं, वो अशोक के अभिलेख हैं। और इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो विद्वान जो इतिहासवेता डी.आर. भंडारकर है, वो तो अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। अगर प्रश्न आ जाता है कि कौन से इतिहासवेता ने, कौन से इतिहासकार ने जो है अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया, तो वो कौन है? डी.आर. भंडारकर है। अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं, अशोक के अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और आरमाइक, चारों प्रकार की लिपियां मिलती है। ब्राह्मी लिपि भी मिलती है। ब्राह्मी लिपि जो है वो हमारी देवनागरी लिपि की जननी मानी जाती है, जिसको हम कह सकते हैं खरोष्टी लिपि, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और ये क्या है कि यूनानी और आरमाइक, इन चारों लिपियों में जो है उनके अभिलेख मिलते हैं। सबसे अभिलेख प्राप्ति जैसे मास्की है, गुर्जरा है, निटूर है, उद्गोलम है, यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और इन चारों अभिलेखों पर अशोक का नाम स्पष्ट रूप से मिलता है। मास्की, गुर्जरा, निटूर और उद्गोलम, इनमें चारों जो अभिलेख हैं इनमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो है कौन से अभिलेखों में अशोक का नाम है वो अशोक मिलता है, या किन अभिलेखों पर अशोक महान का स्पष्ट नाम अंकित है, तो वो है मास्की, गुर्जरा, निटूर, उद्गोलम। अन्य अभिलेखों में जो है वो उसमें देवनाम पिये पियदसी नाम लिखा हुआ है, यानी देवों का प्यार। अन्य इन चार अभिलेखों के अलावा जितने भी अभिलेख मिले हैं तो उनमें देवनाम पिये या पियदसी नाम लिखा गया मिला है। और सबसे पहले जो अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित जो अभिलेख है उनको पढ़ने का काम प्रिंसेप ने किया था 1837 ईस्वी। कब किया था? 1837 ईस्वी में जो है जेम्स प्रिंसेप ने जो है ब्राह्मी लिपि के में लिखित अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा गया था 1837 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यदि हम अभिलेखों की बात करें तो सबसे पहले अभिलेखों को थोड़ा सा ध्यान में देख लेते हैं। जैसे हाथीगुम्फा अभिलेख है और वो राजा खारवेल का है, और खारवेल के शासन की घटनाओं का वर्णन है वो कौन से अभिलेख में मिलता है? हाथीगुम्फा अभिलेख में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख है वो रुद्रदामन का है, जिसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। इसमें जो है रुद्रदामन की जो विजय है, रुद्रदामन की जो जीते हैं उनका वर्णन है। जूनागढ़ अभिलेख जिसको रुद्रदामन ने लिखा था, या रुद्रदामन वहां के शासक थे उसने लिखवाया था, और उसको गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। इसके अलावा उसकी जो रुद्रदामन के व्यक्तित्व का भी इसमें वर्णन किया गया है। एक नासिक अभिलेख मिलता है जिसको लेखक जो है उसके गौतमी बलश्री है। कौन है? गौतमी बलश्री है। और सातवाहन कालीन घटनाओं और गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित गौतमी बलश्री नासिक अभिलेख है, वो उसके गौतमी बलश्री तो रचनाकार हो गए, और गौतमी पुत्र जो सातकर्णी है उससे संबंधित जानकारी और सातवाहन काल जो है, सातवाहन काल के राजाओं की घटनाओं का वर्णन या जो तिथियां हैं या उनसे संबंधित कोई जानकारी है वो नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। गौतमी बलश्री उसके रचनाकार थे। इसके अलावा प्रयाग स्तंभ लेख है वो समुद्रगुप्त के समय का है, और उसमें समुद्रगुप्त की जो विजय और नीतियों का वर्णन इसमें दिया गया है। ऐहोल अभिलेख जिसको पुलकेशिन द्वितीय का है, और उसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है। देखिए कितना है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन कौन से अभिलेख में है? ऐहोल अभिलेख में है। प्रयाग प्रशस्ति में क्या है? समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त की विजयों का पूरा वर्णन है। सातवाहन काल और गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित कोई अगर चीजें देखनी है तो नासिक अभिलेख आ जाता है। इसी प्रकार से भीतरी स्तंभ लेख है वो स्कंदगुप्त के समय का है, और स्कंदगुप्त के जो जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो भीतरी स्तंभ लेख में मिलती है। मंदसौर अभिलेख मिलता है जो कि मालवा के नरेश यशोधर्मन के समय का है, और उसमें उसकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित। इससे क्या है कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इससे संबंधित आपको जैसे मिलाने वाले
जो कूट वाले प्रश्न है वो भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, वो तो सरकारी अभिलेख माना जाता है। गैर सरकारी अभिलेख है एक यवन राजदूत जो हेलिडोरस है, वहां विदिशा से प्राप्त एक गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो कि सबसे पुराना भी माना जाता है। यवन राजदूत हेलिडोरस का वेशनगर में यानी विदिशा से प्राप्त हुआ है। अभिलेखों के अलावा स्मारक और भवन जो है, स्मारक और भवन है, उनमें भी आपके यानी स्मारक और भवन है, स्मारक और भवनों में भी जो हमारे इतिहास को जानने की हमें जानकारी मिलती है वो क्या है। यहाँ से क्या होता है कि हमारे लिए जो आध्यात्मिकता और धर्म निष्ठा का ज्ञान है वो कहाँ से प्राप्त होता है, स्मारक और भवनों से प्राप्त होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से 5,500 वर्ष पुरानी सिंधु सभ्यता का पता चला है। यानी आज से 5,500 वर्ष पुरानी अशोक के जो शिलालेख है वो तो अभी के हैं, जैसे मान लो 2,000 वर्ष पुराने मान लो, लेकिन ये 5,500 वर्ष पुरानी जो है मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की गई थी उसमें 5,500 वर्ष पुरानी जो सिंधु सभ्यता, जिसको सिंधु सभ्यता कहा जा सकता है, उसका वर्णन भी मिला है। और जो नया शोध हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसमें यह बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8,000 वर्ष पुरानी है। कितनी है? 8,000 वर्ष पुरानी है। जैसे अतरंजी खेड़ा, इनकी जो खुदाइयां हुई थी उनमें यह भी बताया गया है कि जैसे देश में लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी के लगभग प्रारंभ हो गया। अगर प्रश्न आ जाता है कि भारत में जो है लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हो गया था, 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व जो है वो अपने यहाँ पर लोहे का प्रयोग हो गया था। पहले पत्थर के औजार हुआ करते थे। प्राचीन काल में भारत में जो है मंदिरों की संख्या का निर्माण भी हुआ है। जैसे मंदिरों के में भी ले तो मंदिर जो है वो भी हमारे इतिहास की जानकारी के अच्छे स्रोत हैं। जैसे देवगढ़ दशावतार का मंदिर है वो झांसी में है, ये पुराना मंदिर है। भीतरी गांव का मंदिर जो कानपुर में है। अजंता की जो गुफाएं हैं उनके चित्र हैं। सुल्तानगंज से प्राप्त जो बुद्ध की ताम्र मूर्ति है, ये सभी क्या है, हमारे इतिहास के प्राचीन स्रोत हैं। और मंदिर जो थे हुआ करते थे, उन मंदिरों की अलग अलग शैलियां थी। 3 प्रकार की शैलियां हमारे थी। उत्तर भारत की जो शैली थी उसको नागर शैली कहा जाता है, जो कि सुंदर शैलियों में मानी जाती है। मध्य भारत की जो शैली है वो बेसर शैली के रूप में जाना जाता है। और दक्षिण भारत के जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। तो उत्तर भारत के नागर शैली में, मध्य भारत के बेसर शैली में, और दक्षिण भारत के मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। ये हमें ध्यान में होना चाहिए। इसके अलावा दक्षिण भारत का जो मंदिर है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर है, वो द्रविड़ शैली में है। राजराजेश्वर मंदिर है वो दक्षिण भारत का ही है। खजुराहो का जो कंवरिया महादेव का मंदिर है वो उत्तर भारत का है और नागर शैली में है। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में भी अनेक द्वीपों से जो हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक हमें प्राप्त हुए हैं। भारत के अतिरिक्त भी एशिया के कई स्थानों पर जो है हिंदू संस्कृति से संबंधित कई स्मारक प्राप्त हुए हैं। जैसे बोरोबुदुर स्तूप जो है जावा में है, और महायान बौद्ध स्तूप जिसको कहा जाता है। अंकोर वाट का मंदिर है जो कंबोडिया में है, वो भी हमारी भारतीय संस्कृति से संबंधित हमें जानकारी प्राप्त करने का अच्छा स्रोत है। इसके बाद जैसे सिक्के आते हैं, सिक्कों के माध्यम से भी हमें वो जानकारी मिलती है। और सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसको न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। इसलिए अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त जो प्राचीन राजा थे उनके द्वारा जो सिक्के ढलवाए गए थे, उन सिक्कों से भी हमारे इतिहास की बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। और वो कब से प्राप्त होती है? 206 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का जो भारत का इतिहास है वो मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से प्राप्त होता है। 206 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी के बीच का जो इतिहास है, यानी लगभग जो 500 वर्षों का इतिहास है, ये 500 वर्षों का इतिहास लगभग किससे प्राप्त होता है? सिक्कों से प्राप्त होता है। पुराने सिक्के जो है तांबा, चांदी और सोना और शीशा के बनते थे, ये भी बिल्कुल है। सबसे जो प्राचीनतम सिक्के उनको आहत सिक्के कहा जाता है। इनको आहत सिक्के या पंचमार का सिक्के भी कहते हैं। आहत सिक्के क्यों कहा जाता है? इन पर एक बड़ा बड़ा ठप्पा होता था और उस ठप्पे से ठोक करके बनाया जाता था, इसलिए इसको आहत सिक्का कहा जाता था। यानी ठप्पा मार कर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषा में इनको आहत मुद्रा कहा जाता है या आहत सिक्के कहा जाता है। इसको पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। तो पंचमार्क सिक्के, आहत सिक्के आप जान गए। चांदी, सोना, शीशा, तांबा, इनमें से किसी का भी था। तो पंचमार्क या आहत सिक्कों पर जैसे चिन्ह जो थे, पेड़ है, मछली है, सांड है, हाथी है, अर्धचंद्र है, इनके निशान मिले। पंचमार्क का जो सिक्के हैं जिनको आहत मुद्राएं हैं, आहत मुद्राओं पर पेड़ों की, मछलियों की, सांड की, हाथी की और अर्धचंद्रमा है, इनकी जो है प्रतिमाएं हैं वो प्राप्त होती है। इसके अलावा सर्वाधिक सिक्के हैं वो मौर्योत्तर काल में बने, मौर्य साम्राज्य के बाद के हैं।
जो मुख्य रूप से सोना, चांदी और तांबा और के हैं। किसके हैं? तांबे के हैं। सातवाहन काल जो था, सातवाहनों ने शीशे और गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए। सातवाहन जो थे, सातवाहन शासक जो थे, उन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे और गुप्त शासक जो थे, उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। सर्वप्रथम सिक्कों पर जो लेख लिखने का काम है वो यवन शासकों ने किया था। यूनान के जो शासक थे, यवन जो शासक थे, उन्होंने सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का काम किया। समुद्रगुप्त को बीणा बजाते हुए मुद्रा का सिक्का जो है प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अब जैसे ऐसा प्रश्न आ जाता है कि किस राजा को के सिक्के जो है प्रेमी होने का प्रमाण देता है, तो वो समुद्रगुप्त का सिक्का है जिसमें उसको वीणा बजाते हुए बताया गया है। मूर्तियां जो है, मूर्तियां वो भी हमारे इतिहास के स्रोत है। कैसे हैं? मूर्तियों का जो निर्माण है वो कुषाण काल में प्राप्त हुआ था। जब यहाँ कुषाण काल आया था तो कुषाण काल से प्राप्त होता है और कुषाण काल की मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला जो है वो पूर्णतः भारतीय है। मथुरा कला की जो मूर्तियां हैं वो पूर्णतः भारतीय है। कुषाण काल की मूर्तियां उन पर विदेशी प्रभाव भी है, जैसे बरहुत है, बोध गया है, सांची है, अमरावती है। इनसे जो मूर्ति कला में जन साधारण के जीवन की अति सजीव जानकारी जो है वो देखने को मिलती है। यानी यहाँ की जो बरहुत, बोध गया, सांची, अमरावती, यहाँ की जो मूर्तियां हैं, यहाँ से जो प्राप्त हुई है मूर्तियां, वो बहुत ही सजीव झलक मिलती है। इसके अलावा चित्रकला है, वो भी हमारे इतिहास को जानने के स्रोत है, जिसमें देखिए अजंता का चित्र है, वो मुख्य है। अजंता के चित्रों में माँ और बेटे का चित्र है, मरणासन राजकुमारी का चित्र है। ये क्या है कि गुरुकाल की जो कलात्मक उन्नति है उनका पूरा विवरण देता है। तो जैसे मान लो अगर प्रश्न आ जाता है कि माता और शिशु की चित्रकला से संबंधित या पेंटिंग कहाँ से प्राप्त हुई है प्राचीन, तो वो अजंता के चित्रों से है। मरणासन राजकुमारी का चित्र है, वो भी अजंता की चित्रकला में है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी जो अजंता में है। अजंता में जो महात्मा बुद्ध के पद्मपाणि या कमल पुष्प लिए हुए, या जैसे मान लो वो एक कमल पुष्प पर विराजमान, या जैसे मान लो एक कमल पाणी मुद्रा में जो है चित्र है, वो कहां पर से प्राप्त हुआ है? अजंता से प्राप्त हुआ है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मोहरें होती है, मोहर जिनको कहा जाता है, उन मोहरों से भी जो है हमारे भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मोर जो है, मोर से हमें व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय किस प्रकार की मुद्रा चलती थी, क्या लोगों का जीवन स्तर था, लोगों को धर्म का अर्थ क्या था, अर्थव्यवस्था के रूप में वो कितने सबल थे, ये सब प्राप्त होता है। जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, बसाड़ है, यहाँ से जो मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई है, उनमें भी जैसे धार्मिक प्रतीकों से उनकी धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बसाड़, यहाँ से मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई है और उनसे भी हम जो है इस प्रकार की जानकारी, हमारे इतिहास को जानकारी के जानने के अच्छा स्रोत हमें प्राप्त होता है। वो तो था आपके पुरातत्व। पुरातत्व के बाद आता है आपके साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में क्या है? साहित्यिक स्रोत में एक तो धार्मिक साहित्य है। धार्मिक साहित्य है जिसमें से ब्राह्मण ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, ये ग्रंथ आते हैं। जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथ भी है, जैसे बौद्ध और जैन से संबंधित है, इनसे भी हमारे भारत की जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य में जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ है, जीवनियां है, कल्पना प्रधान गल्प साहित्य है, इनका वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। तो ये लौकिक साहित्य और ऐतिहासिक साहित्य है, वो वैदिक साहित्य वो हमें प्राप्त होता है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले हम लेते हैं वेदों। क्या लेते हैं? वेद लेते हैं। और वेद जो है हमारे प्राचीन आर्यों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी देते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, यूं कह सकते हैं कि हमारे जो आर्यव्रत है, जिसको भारत को आर्याव्रत भी कहा जाता है, तो आर्याव्रत में निवास करने वाले जो आर्य थे, उन सभी की अच्छी जानकारी देने का जो काम है वो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सारी जानकारी वो किससे प्राप्त होती है? ब्राह्मण साहित्य, वेदों से प्राप्त होती है। और वैदिक के युग की जो सांस्कृतिक दशा है, इसके ज्ञान का एकमात्र स्रोत है वो वेद है। वेदों की संख्या आप जानते हैं 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब एक एक वेद को हम जानते हैं कि एक एक वेद जो है वो क्या है। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद को 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक इसकी रचना हुई। यानी यूं कह सकते हैं कि आज से 3000 से 3500 वर्ष पहले, 3000 से 3500 वर्ष पहले जो है अपना ऋग्वेद पुराना ग्रंथ माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद है ये। और ये जो वेद है इसमें सारी ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,580 ऋचाएं हैं। इस वेद का जो पढ़ने वाला होता है उसको होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
होत्र ऋषि कहा जाता है। होत्र ऋषि का अर्थ है कि यानी जो ऋग्वेद का पाठक है, ऋषि है, उसे होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल है वो अंत में जोड़ा गया। पहला मंडल भी बाद में है, 10वां मंडल भी बाद में जोड़ा गया। 10 मंडल जैसे 2 से लेकर के और 9 तक के मंडल है वो सब पुराने हैं, और इसमें नवीन मंडलों में यदि कहा जाता है पहला और 10वां मंडल जो है सबसे नवीन है, लेटेस्ट है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। अगर मान लो आ जाता है कि कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र वो तीसरे मंडल में है, यूं कह सकते हैं तीसरे पाठ में है, जो कि अपने सूर्य देवता को समर्पित है। 9वां मंडल है वो देवता सोम का उल्लेख है उसमें। 10वां मंडल है वो हमारे चारों जो समाज के वर्ण है, वर्ण व्यवस्था है, उसका भी थोड़ा वर्णन, उसके भी संकेत हमें प्राप्त होते हैं। तो 10वां मंडल है वो चतुर्वर्ण समाज की संकल्पना का आधार कौन सा है, 10वां मंडल है। अगर मान लो ये पूछा जाए कि मान लो कि वेदों के आधार पर जो चतुर्वर्ण जो समाज की जो संकल्पना है उसका आधार कौन सा मंडल है, तो वो 10वां मंडल है। 10वां मंडल है वो लेटेस्ट मंडल है, और 9वां मंडल है वो देवता सोम के लिए समर्पित है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय और कौशितकी, और कौशितकी को एक संख्यायन भी कहा जाता है। कौशितकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको संख्यायन भी कहा जाता है। तो जैसे विशेष रूप से क्या है, देखिए इसमें आ जाता है कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को ने अभी क्या किया है, यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। विश्व धरोहर साहित्य है उसमें हमारा जो वेद है, ऋग्वेद है, उसको शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब जैसे यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद जो है उसमें यज्ञ से बना है ये, तो यज्ञ बना है तो यज्ञों के नियम और विधान जो है वो यजुर्वेद में है, इसीलिए इसको कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। इसको कौन सा वेद कहा जाता है, कर्मकांडी वेद कहा जाता है। ये गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य में भी है और पद्य में भी है। यजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में लिखा हुआ है, कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है, ये ध्यान रखना। कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल पद्य में लिखा गया है। अब जैसे मान लो यजुर्वेद का जो मंत्र का उच्चारण करता है या यजुर्वेद को जो पढ़ने वाले ऋषि हैं उनको अध्वर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अध्वर्यु कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो इसके 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो प्रमुख उपनिषद है वो है जैसे कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वोपनिषद और मैत्रायणी। ये इसके 4 उपनिषद हैं, 4 उपनिषद है। और यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है वो ईशावास्य उपनिषद है। क्या है, ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध है वो अपने आध्यात्मिक चिंतन से है, भक्ति से संबंधित है। और यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है वो यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके अलावा सामवेद, सामवेद, साम का अर्थ होता है गान, साम का अर्थ क्या होता है, गान होता है। और इसमें यज्ञों के अवसर पर जो मंत्र गाए जाते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, वो सामवेद के अंतर्गत आते हैं। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक यदि कौन से वेद को कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में 7 स्वर हैं, सारेगम पदनी, इनकी उत्पत्ति इसी से हुई है। सारेगम पदनी की उत्पत्ति है वो कौन से वेद से हुई है, सामवेद से हुई है। और सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं हैं, 1875 ऋचाएं हैं। और सामवेद का जो मंत्रों को पढ़ते हैं उसे उद्गाता कहा जाता है। देखिए ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्र ऋषि हो गया, और जैसे यजुर्वेद को अध्वर्यु हो गया, सामवेद को जो पढ़ता है उसे उद्गाता कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के 2 उपनिषद है, एक तो छांदोग्य है और एक जैमिनी है। सामवेद के जो 3 यानी जैसे 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी है, पंचविश और षड्विश, ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ भी है। ब्राह्मण ग्रंथों में पंचविश और षड्विश है। इसके अलावा जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद को देखिए क्या है, अथर्ववेद जो है 2 ऋषि थे, एक तो अथर्वा ऋषि और एक अंगिरस ऋषि। उन दोनों की रचनाओं को ही अथर्ववेद कहा जाता है। इसको अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है, अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। इसका नाम एक अथर्वा अंगिरस वेद भी नाम है, तो ये ध्यान रखना। इसमें 731 सूक्त है, 20 अध्याय है और 6000 मंत्र है। अथर्ववेद में क्या है, 6000 मंत्र है। और इसका ज्यादातर संबंध वो किससे है, जैसे ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये जो विषय है वो अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। और अथर्ववेद का केवल और केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, वो है कौन सा, गोपथ। गोपथ जो है वो अथर्ववेद का एक ग्रंथ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है।
अथर्ववेद का जो उपनिषद है उसमें 3 उपनिषद है, मंडूक्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। देखिए मंडूक्योपनिषद अलग है, मुंडकोपनिषद अलग है। मुंडकोपनिषद जो है सत्यमेव जयते का जो वाक्य है वो इसी से लिया गया है। मुंडकोपनिषद जो है ये भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसमें मुंडकोपनिषद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। सभा और समिति, उसमें प्रजापति ब्रह्मा की 2 पुत्रियां कहा गया, उसे सभा और समिति है। और चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। इसके अलावा देखिए वेदों के बाद भी कोई ग्रंथ आते हैं तो वो आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ये 3 प्रकार के और जो है ग्रंथ आते हैं। यानी संहिता यानी वेदों के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का स्थान है। ये वेदों के बाद में, और इनमें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है, इनमें हमें उत्तर वैदिक कालीन समाज की संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल की यदि जानकारी हमें देखनी है तो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषदों में प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ है वो वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ग्रंथ लिखे गए हैं जो निम्न तालिका के अनुसार है। अलग अलग ग्रंथ लिखे गए, जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय और कौशितकी है जिसको संखायन भी कहा जाता है। यजुर्वेद के लिए शतपथ और तैतरीय है। सामवेद के लिए पंचविश और षड्विश है। अथर्ववेद के लिए गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये इस प्रकार हमें इनको ध्यान में भी रखना है। इसके अलावा जो है वेदांग सूत्र भी है। वेदांग सूत्र है, वेदांग सूत्र है। वेदांग सूत्र का मतलब वेदों को यदि हम भली बात समझना चाहते हैं तो 6 वेदांगों की रचना की गई है। कितनी? 6। 6 में पहला है शिक्षा जिसको उच्चारण विधि, ज्योतिष जिसमें भाग्य फल भी कहते हैं, कल्प जिसको कर्म कांड की संज्ञा दी गई है, व्याकरण जिसको शब्द की उत्पत्ति से संबंधित ज्ञान है, निरुक्त जो भाषा विज्ञान की जानकारी देता है, छंद जो है वो चतुष्पदी श्लोक है, यानी जो है छंद है यूं कह सकते हैं कि रचना जानकारी जो है वो हमें छंद से प्राप्त होती है। और ये सभी क्या है कि वेदों का शुद्ध उच्चारण करने में, यज्ञ करने में ये 6 जो वेदांग है वो हमारी सहायता करते हैं। इसके अलावा सूत्र साहित्य होता है, और वो है वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। सूत्र साहित्य 3 है, एक तो स्रोत सूत्र है, ग्रह सूत्र है और धर्म सूत्र है। 3 सूत्र साहित्य है। अब जैसे यज्ञ विधि विधान, कर्मकांड, राजनीति विधि, व्यवहार, इनसे संबंधित अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेनी होती है तो हमें सूत्र साहित्य का अध्ययन करना होता है। इसके अलावा जैसे महाकाव्य है वो भी हमारे प्राचीन इतिहास को जानने में बहुत अधिक अच्छी मदद करते हैं, जिसमें रामायण और महाभारत है वो प्रमुख है। रामायण जो है वो हमारा आदि महाकाव्य है, आदि काव्य है, जिसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। इसमें जो है हमारे हिंदुओं तथा यवनों और शकों इनका जो संघर्ष है उसका वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। और महाभारत जो है वो वेदव्यास की लिखी हुई है। प्राचीन भारत की जो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा का यदि पता करना है तो हमें महाभारत की जानकारी प्राप्त करना होगा। ऐतिहासिक दृष्टि से ये जो महाकाव्य है इनको इतना महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि इनमें कल्पना का प्रभाव ज्यादा है। कल्पना का प्रभाव है वो अधिक है। पुराण देखिए, पुराण है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और पुराणों में हमारे प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसका अच्छा और क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। पुराण जो है उनके रचयिता और संकलनकर्ता एक लोमस ऋषि और उसके पुत्र थे उग्रश्रवा। लोमस ऋषि और उग्रश्रवा जो है इनको पुराणों का रचयिता या संकलनकर्ता माना जाता है। पुराणों में सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है, जिसको सबसे प्राचीन भी माना जाता है, सबसे प्रामाणिक भी माना जाता है। पुराणों में सबसे जो प्रामाणिक है वो मत्स्य पुराण है और सबसे प्राचीन है वो भी मत्स्य पुराण है। पुराण जो है प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की जानकारी है वो हमें देते हैं। पुराण जो है प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की जानकारी अगर हम प्राप्त करनी है, क्रमबद्ध प्राप्त करनी है, तो हमें पुराणों को देखना होगा। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुराण ही एकमात्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 ईस्वी पूर्व से यदि कोई चीज हमें देखनी है तो वो हमें कहां से प्राप्त होगी? वो यानी इन पुराणों वगैरह जो इतिहास के जो इनके माध्यम से ही प्राप्त होती है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपके पसंद आई है। और अगला जो है नेक्स्ट वीडियो है वो शीघ्र ही अपलोड होने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो बनता है उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। जय हिंद, जय भारत।